अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के बाद पंजाब पर फोकस करके अपने कदम जमा पाएगी? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज टंडवाला यार में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं विफाक में बैठ कर हुकूमत का मुकाबला करूँ। मुखालिफिन का मुकाबला करने में लाहौर जा रहा हूँ, लाहौर में खेमे लगा कर एहतजाज करूँगा। आसिफ अली जरदारी की बातों का जवाब देते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बढ़ के ना मारें, जब अदालत बुलाती है तो आप व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं। क्या कहा फवाद चौधरी ने, जरा देखिए। आज एक और बोना में देख रहा था, कुछ देर पहले जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल मजदूरों की गाड़ियां होती हैं उस पर आते जाते हैं। यूं ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा मैं खेमे लगा लूंगा बाहर, आपके लोग ही इतने आने हैं कि एक दो खेमों में ही पूरे हो जाएंगे। आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है, ये जो बड़ी लीडरशिप है उनकी, आज जो टीवियों पे सिर्फ ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ टीवियों की वजह से अब आजकल जिंदा, अगर इनकी टीवी कवरेज बंद कर दें 2-4 दिन तो ये तो वैसे ही फारूक हो जाए, इनकी ग्राउंड पे तो ये है ही नहीं कोई। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी गोलाबारी तो अरूज पर है, मगर अमली तौर पर ना तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ कुछ करती नजर आती है और ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कुछ कर सकी। महंगाई के बावजूद पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देने में नाकाम रही। ना तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकी और ना ही अपोजिशन की तरफ से धरने और एहतजाज की सियासत हो सकी। ना तो इंतखाबी इस्लाहात समेत नैब तरमीमी बिल रुकवा सकी और ना ही बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ कोई तहरीक जमा करवा सकी। दूसरी तरफ एहतसाब, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हुकूमती नारे और दावे महज दावे ही रहे। इस वक्त अपोजिशन जमातों का एक भी बड़ा आदमी जेल में नहीं है। करप्शन के खात्मे के लिए हुकूमत को अब तक कोई ख़ास कामयाबी भी हासिल नहीं हो पाई। अब ऐसा लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को टफ टाइम देने के बजाय आइंदा जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारी में मसरूफ़ हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत का मुकाबला करने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद में ठिकाना लगाने का ऐलान कर दिया है। अब होगा क्या, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जरदारी साहब ने जो बात की कि लाहौर में खेमे लगा कर एहतजाज करूंगा, किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहे हैं जरदारी साहब? नहीं, मेरे ख्याल उन्होंने कहा है कि लाहौर में खेमे लगाऊंगा, मैं लाहौर में जाकर बैठूंगा। लाहौर से चुके अगला मार्ग का देखें वफाक का और पंजाब का, हाँ, जो भी है, मेरे ख्याल फवाद चौधरी साहब को तो खुद समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ। इनका वहां पे नाम किसी जगह पे क्या रह गया है पीटीआई का, के पीके के बाद जो हाल हुआ है, इसी तरह से हर जगह पे इनका हशर होना है, इससे भी बदतर होना है। तो जो जिनके खिलाफ खेमे लगाकर उन्होंने कहा कि वहां पे बैठूंगा और खेमे लगाकर बैठूंगा, तो उसका मतलब ये है कि वफाक के अंदर जो अगली लड़ाई है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। आपके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अगले इलेक्शंस में कहीं देख ही नहीं रहे, कोई रेट ही नहीं कर रहे। नहीं, कहीं नजर वो आप अगर दो हुकूमतें होते हुए कहीं नजर नहीं आई केपीके के बल्दियाती इंतखाब में। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात हमेशा हुकूमतें जीता करती हैं जहां पे भी होते हैं। ज़िमनी इंतखाबात हुकूमतें, ना वो ज़िमनी इंतखाबात में कहीं नजर आए, ना वो बल्दियाती इंतखाबात में कहीं नजर आए। तो ऐसी पार्टियां जो रात को बनाई जाती हैं वो ऐसे ही फिर गायब होती हैं। रही बात फवाद चौधरी साहब की, मेरे ख्याल उन्हें थोड़ी अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। ये उन्हें मुनासिब नहीं है कि आप जिस पार्टी में रहे हैं, जिनके आगे पीछे आप फिरते थे, आप उनके मतलब इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके खानदान को तो जो कुछ भी मिला वो पीपल्स पार्टी नहीं दिया। वो गवर्नरशिप हो, वो उनके जो चचा रहे हैं चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको जज बनाना हो, कुछ भी हो, तो वो सारा कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से आज ये खानदान है सारा। तो उन्हें थोड़ा होश से बोलना चाहिए। ये गवर्नमेंट तो मुशर्रफ की तरह चली जानी है। वो मुशर्रफ को भी ऐसे ही कहा करते थे कि मुशर्रफ तो अगले 10 साल भी है, इतने साल है, काफ लीग जो है वो पाकिस्तान की वफाक की अलामत है, ऐसे ही कहा करते थे ना। और उस वक्त तो सिंध के अंदर भी काफ लीग की हुकूमत थी। आज तो सिंध में नहीं है, बाकी जगहों पे उस तरह से नहीं है, लेकिन वो उस वक्त उसके गुण गाया करते थे, आज इनके गुण गा रहे हैं, उसके बाद हमारे गुण गाते थे, आने वाले किसी और के गुण गाएंगे।
सही, तो इसका मतलब है अगर जरदारी साहब पंजाब में आ रहे हैं तो नून लीग का मुकाबला करने आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ की कोई परवाह नहीं है? नहीं, तहरीक इंसाफ तो मुझे भी नजर नहीं आ रही अगले इलेक्शन, क्या है इन लोकल बॉडीज में भी कहीं नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, पंजाब में हुकूमत है उन लोगों की, और वैसे भी उन्होंने एडमिट किया है जो केपीके में हुआ। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं खुद सारा फोकस करूंगा इस पर, खुद देखूंगा, खुद टिकट्स दूंगा। उन्होंने एडमिट किया कि टिकट्स सही तरीके से मेरिट पर नहीं मिले, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। अच्छा, एक तो ये मेरे लिए खबर है कि पंजाब में कोई हुकूमत भी है। दूसरी बात ये है कि वो जिस नोटिस लिया है उस चीज की तबाही हुई है इस मुल्क के अंदर। महंगाई पे, चीनी पे नोटिस लिया तो वो 100 से ऊपर चली गई, आटे का नोटिस लिया, फिर महंगाई का नोटिस लिया, फिर गैस शॉर्टेज का नोटिस लिया, फिर बिजली का नोटिस लिया। अब इसका मतलब है पीटीआई की खैर नहीं है। अगर उन्होंने लोकल बॉडीज में शिकस्त का नोटिस ले लिया है तो अब पीटीआई की खैर नहीं। सही, केपीके में आप लोग कहीं नजर क्यों नहीं आए बल्दियाती इलेक्शंस में? नहीं, देखिए हम बिल्कुल सारी जगहों पे मौजूद थे, हमने कंटेस्ट किया है। आप पेशावर को देख लें तो जो ये 9 पार्टियां हैं जिन्होंने सपोर्ट किया मौलाना फजल रहमान को, हम अकेले थे, एएनपी अकेली थी, हमने बहुत वोट लिया है वहां पे। पिछले इलेक्शन में तो हम कहीं थे ही नहीं। तो इसी तरह से डीआई खान के अंदर आप देखें, आप बन्नू के अंदर देखें, आप बाकी जगहों पे देखें तो पीपल्स पार्टी ने अच्छा फाइट किया है, कमबैक किया है। सीटें ज्यादा नहीं जीत सकती, ये दूसरी बात है, उसके कई फैक्टर्स हैं कि मौलाना साहब क्यों जीत कर गए हैं। वो अफगानिस्तान की वजह है, मेन वजह तो वो है चूंकि उसके इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, वहां पे उनका स्कूल ऑफ थॉट आया है तो उसके असरात हैं। तो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की क्या तैयारी है आप लोगों की, या आप लोगों को लगता है कि हुकूमत की नीयत ही नहीं है कि पंजाब में इंतखाबात हो बल्दियाती? मेरा ख्याल है कि पंजाब में वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहते हैं। उन्होंने जो कानून दिया है, आप देखें ना, ये बातें बड़ी करते हैं। वहां पे जो केपी में तहसील रखी है तो जिला खत्म कर दिया है, यहाँ पे जिला रखा है तहसील खत्म कर दी। नहीं, आपकी सोच क्या है, करना क्या चाहते हैं, किसको इख्तियार देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं? तो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि पहले हम नेबरहुड काउंसिल और फिर विलेज काउंसिल का कराएंगे, उसके बाद कहीं जाकर जिले का पूरे का इलेक्शन कराएंगे और वो डायरेक्ट होगा। मुझे ये बताएं कि एक तो कौन है जो पूरे जिले का इलेक्शन लड़ेगा? हमारे जिले के 4 MNAs है, 9 MPs है, तो इतना बड़ा इलेक्शन फिर तो कोई यहाँ के बल्दियाती सिस्टम पर आप लोगों को एतराज है, तो अपोजिशन को सिंध का जो बल्दियाती एक्ट में तरमीम किया उस पर बड़े एतराजात है। नहीं, वेलकम, उनको तो कमेटी बना दी है, हम तो सबसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने हद लगाई थी कि 1 दिसंबर से पहले लॉ पास करें, तो जब उनकी वहां पे भी अकोमोडेट करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो वॉकआउट करके उन्होंने तरामीम नहीं दी ना। एक तरीका है ना, आप आइन के अंदर अगर कोई तब्दीली चाहते हैं तो तरामीम लेकर आते हैं ना, वो तरामीम उन्होंने दी, जमा नहीं कराई, तो फिर वो कैसे अपने आप तो हो नहीं जानी। सही। अच्छा, जब जरदारी साहब ये बातें करते हैं कि वो फरमाते हैं हमारी मदद करें, लेकिन मैंने कहा पहले उनकी छुट्टी करें फिर हमसे बात करें, तो इससे तासुर ये मिलता है, और दूसरी जमातें भी कहती हैं कि शायद कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आप लोगों की कोई डील की बातें चल रही हैं, क्योंकि इतने मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे उनमें भी बाहर आ गए। जितना टफ टाइम केसेस में नून लीग को मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिला। ये एतजाज़ एहसन साहब हमेशा से बातें करते आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक ख़ास रवैया रहा है, लेकिन अब जब इस तरह की बातें जरदारी साहब कर रहे हैं तो एक तासुर मिल रहा है कि शायद कहीं बैकडोर राब्ते चल रहे हैं आप लोगों के। अच्छा, देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं पीपल्स पार्टी के जिनके केसेस चल रहे हैं। अभी स्पीकर को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गए थे, अभी स्पीकर गिरफ्तार हैं। तो ये अभी मुस्लिम लीग नून का तो कोई बंदा जेल में नहीं है, तो ये तासर गलत है। पीपल्स पार्टी ने तो ज़ियाउल्लाह का एहतसाब भुगता, पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ का एहतसाब भुगता, पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ का एहतसाब भुगता, पीपल्स पार्टी अब इमरान का एहतसाब भुगत रही है। पीपल्स पार्टी ने कोई एक एहतसाब भुगता है और सारे जाली। लेकिन जरदारी साहब ने बात क्यों की थी? मैं उधर किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? नहीं, देखे ना, बात मुझे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन देखिए बात तो होती है, लेकिन हम बात क्या करते हैं? हम उनको कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है, आप इस तरह के फार्मूले बना कर इस मुल्क के अंदर ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिनसे कुछ भी नहीं संभाला जाता।
मसलन आप इकोनॉमी को देख लें, आप कोई चीज देख लें, आप सफारती सतह पे पाकिस्तान की तन्हाई को देख लें, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना फॉर्मूले बनाने की बात, ये मैसेज जरदारी साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है? तो नहीं, नेचुरली जो उनका मकसद है तो किसी तरफ से आया है ना, तो उन्होंने कहा कि आप इसको इस तरह से ना करें। हम पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि हम हार जाएं, लेकिन आप ये ना करें कि आपने इफ्तिखार चौधरी का और कियानी का फार्मूला, लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं कि पहले उनकी छुट्टी करें फिर हमसे बात करें, तो ये तो गैर जमहूरी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी तरीके से मामलात को चलाने की बात की है। छुट्टी का मतलब ये है कि एक बंदे को आप गलत तरीके से ले आए हैं तो आप पीछे हट जाएं, छुट्टी हो जाएगी, अगले दिन छुट्टी हो जाएगी। लेकिन सिस्टम तो जमहूरी है ना, अब जमहूरी सिस्टम में चलते हुए एक वजीर आजम को निकालेंगे तो ये जमहूरी तो तरीका नहीं है। नहीं, जमहूरी तरीका ये है कि अगले दिन सारे इत्तेहादी साथ नहीं रह जाने। अच्छा, अगले दिन पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ तो अदम एतमाद हो जाएगा। सही, इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज आया जरदारी साहब को, जो उन्होंने उस दिन कारकुनान से खिताब करते हुए बात की। ये खास मैसेज था कुछ खास लोगों के लिए जो जरदारी साहब दे रहे थे? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में कहाँ से मैसेज आया, किसको उन्होंने कहा कि ये फार्मूले बंद करें। ठीक है, मेरे नहीं इल्म में। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर अहमद साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सेलेक्टेड हैं, ये धांधली करके आए हैं, इलेक्शन चोरी करके आए हैं। नाजरीन, 2018 के इलेक्शन के फौरी बाद ही मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी सारी तोपों का रुख इदारों और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ किया और ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में धांधली करके इक़्तिदार में आई है और ये धांधली उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने की है। ये बात खुलेआम करती थी मुस्लिम लीग नवाज़, बल्कि सारी अपोजिशन जमातें। लेकिन आज एक तकरीब में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ जोशे खिताबत में ये मान गए कि आवाम ने तब्दीली के लिए वोट देकर इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। उन्होंने आज तस्लीम किया। क्या कहा मियां शहबाज शरीफ ने, ज़रा आप खुद ही देख लीजिए। मैं इस बात को खुले आम तस्लीम करता हूं कि बेशुमार लोगों ने इमरान खान नियाजी को वोट दिया कि शायद तब्दीली से पाकिस्तान बदलेगा, लेकिन आपने देखा कि 3.5 सालों में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बुझा दी है। आज से पहले मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ कभी भी ये नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम के वोटों से बनी थी। अब ये दानिस्ता बयानिए में तब्दीली है, क्योंकि KPK में बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान की हार और मौलाना की जीत के बाद मुल्की सियासी फ़ज़ा वैसे ही कुछ बदली हुई लग रही है। ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ का जो बयानिया है ये मरियम नवाज़ के बयानिए से पहले ही अलग है। जो भी है, इस बयान के बाद मियां नवाज शरीफ जिस इस्टेब्लिशमेंट को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं उन्हें एक बेल आउट पैकेज मिल रहा है। अब ये कोई हिकमत अमली है या झूठी सियासत में एक और सच है? क्या ये भी दो बयानियों की कहानी है? यही जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब। आज़म नज़ीर साहब, हम तो पिछले 3.5 सालों से एक ही बात सुन रहे हैं कि इमरान खान धांधली करके लाया गया है, धांधली करके इक़्तिदार में आया है, अवाम के वोटों से थोड़ी ही हुकूमत बनी है। कौन कहता है ये अवाम के वोटों से हुकूमत बनी है? लेकिन आज जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, आपने सुनी भी, ये जोश खिताबत में फरमा गए या दानिस्ता तौर पर अब बयानिया बदल रहा है आप लोगों को, या ये दराक हो गया है कि वो एक सियासी इल्ज़ामात है बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान ने 2013 के बाद 35 पंचर्स वाला इल्ज़ाम लगाकर बाद में ये कहा चंद सालों के बाद कि वो तो एक सियासी बयान था। तो लगता है आज आप लोगों को भी रियलाइज़ हो गया है कि वाकई अब 3.5 साल बड़े सियासी बयान दे दिए, अब ज़रा हकीकत की तरफ आना चाहिए। शाजिया, मुझे बड़ी खुशी होती अगर आप ये सारी तकरीर नशर कर पाती। मैं क्योंकि इस फंक्शन में वाया जूम मौजूद था, ये 180H में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दफ्तर है लाहौर में,
वहां पे ख्वाजा रफीक साहब की बरसी से खिताब करते हुए वो एक तकरीब थी, वहां पे मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की। और अगर आप किसी भी बात को सियाको सबाक से हट के लेंगे, मैं अगर कहूँ अभी आपके सामने कि मैं समझता हूँ कि 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को 10% वोट मिलने थे या 28% मिलने थे, और जो उसके ऊपर मिले 7 या 8% वोट, उसमें कुछ और कुव्वतों का हिस्सा था। और फिर उस बात में मैं आगे जाके कहूँ कि उन वोटों की वजह से इमरान खान हुकूमत में आए और उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। मियां साहब ने उससे पहले बहुत सारी बातें की, उसके बाद भी की। उन्होंने कहा कि ये मान लिया जाए कि इमरान खान को वोट भी पड़े हैं, लेकिन उन वोटों को वो टॉप अप किया गया उन कुव्वतों की तरफ से ताकि वो हुकूमत में आ सके। लेकिन ये तो रियलाइज करके बात की ना कि अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, जरूर दिया, लेकिन तब्दीली के लिए दिया जरूर। देखिए, जाहिर है आप ये तो नहीं कह सकते कि इमरान खान का अपना एक वोट भी नहीं था। उन्होंने 2013 के इंतखाबात में केपी में अपनी हुकूमत बनाई, उन्होंने वोट लिए तो हुकूमत बनी थी ना। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि उन्हें इलेक्टेबल्स पेश किए गए। साउथ पंजाब में नीली एजरकों के साथ जिस तरह से अलायंस बनवाया गया इमरान खान साहब का, केपी में इमरान खान साहब ने जो नारे मारते थे कि मैं बड़ा नजरियाती कारकुन को आगे लाऊंगा, उन्होंने इलेक्टेबल्स लिए। उन्होंने सेंट्रल पंजाब में इलेक्टेबल्स को टिकटें दी, जो कि गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन में वो लोग जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे और जिनके बारे में इमरान खान साहब ने जलसों में कहा। इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में उस शख्स को टिकट दी जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं इसे अपनी काबीना में क्या चपरासी भी ना रखना पसंद करूं, और फिर उन्हें वजीर दाखिला का कलमदान सौंप दिया और रेलवे की वजारत दे दी। देखिए, चीजों को ना सियाको सबाक के साथ देखना चाहिए। आज भी जो मियां साहब बात कर रहे थे वो मैं तो क्योंकि थ्रू आउट उसमें शामिल था, और ख्वाजा साद रफीक साहब और उनके भाई सलमान ने एहतमाम किया हुआ था तकरीब का पार्टी के साथ मिलके, तो उन्होंने बहुत सारी बातें और भी की। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ लोगों ने तब्दीली की ख्वाहिश पे कि चले देखते हैं ये क्या करते हैं, उन्हें वोट दिया। और लोग जाहिर है वो, मैं आपको एक सिर्फ तकाबुल देना चाहता हूँ कि 5.5% पे थे जीडीपी जब PMLN की गवर्नमेंट गई, वो मनफी में भी गई। $16,500 पे पर कैपिटा इनकम थी, 1650 पे जो 1340 पे आ गई। इसी तरह जो आपका इन्फ्लेशन था वो उसमें वो बात ठीक है, मैंने वो सुनवाया जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा। उन्होंने बड़ा जोर देकर कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ, तो जिससे जाहिर है तासुर ये मिला कि रियलाइजेशन हुई है या बयानिए में तब्दीली आई है। अगर वो बस बात कर रहे थे कि 5-10% वोटों की, तो एक जोर देकर ये ना कहते कि मैं तस्लीम करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये रियलाइज हो गया है कि वाकई वोट मिले हैं और धांधली के जरिए नहीं बनी इमरान खान की हुकूमत। नहीं, बिल्कुल भी ये बात नहीं है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने उसी तकरीब से खिताब किया, जाहिर है वो आप नहीं चला सकती, उसमें उन्होंने बड़ी खुल के बात की और उस हवाले से बात की। हम ये कहते हैं कि इमरान खान पॉलिटिकली जाहिर है वो एक जमात को लीड कर रहे हैं, और उस जमात ने पिछले 8-7 साल में ना सिर्फ केपी में हुकूमत बनाई, दूसरी दफा भी बनाई, और मरकज में अब अभी इस वक्त उनकी हुकूमत है। लेकिन ये बात, ये परसेप्शन जो है, ये बड़ा मजबूत परसेप्शन है, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि 2018 के इंतखाबात में जिस तरह से उनके लिए राहें हमवार की गई, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2019 ऑनवर्ड पिछले 2 सालों से आप डस्का देख लें, आप वजीराबाद देख लें, आप नौशहरा देख लें, आप खुशाब देख लें, आप लाहौर देख लें, कराची देख लें, खानेवाल देख लें, PTI के साथ, और फाइनली तो केपी में 2023 के इंतखाबात को अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि नवाज शरीफ इस मौके पर पार्टी को लीड करने के लिए मुल्क में मौजूद होंगे, या इलेक्शंस के भी सारे मामलात वो बरतानिया बैठकर ही देखेंगे, लंदन बैठकर ही देखेंगे? शाजिया, देखिए, मैंने बात की है परसेप्शन की,
मैं तो बतौर वकील, और मैं बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की बात कर रहा हूँ, मैं सियासी कारकुन की बात नहीं कर रहा। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की जो कन्विक्शन है वो एक इंजीनियर्ड कन्विक्शन थी, और नैब के जरिए से और कुछ और ऐसी कुव्वतें थी जिनके जरिए से वो कन्विक्शन प्रोक्योर की गई, और उसमें सिर्फ बाद में ये बातें खुल के सामने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने 17 जजेस की मौजूदगी में अपनी रिटायरमेंट से पहले जो जुडिशल ईयर का फंक्शन था उसमें जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने कहा कि हम तकलीफ के साथ ये बात करते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट में कहा कि ये बात ढकी छुपी नहीं है, और मैं बतौर सियासत के तालिब इल्म के 1950 से लेके आज तक जो इस मुल्क में हुआ है उसका एक ही लुबे लुबाब है कि यहाँ पे कभी एबडो की सूरत में, कभी एंटी करप्शन लॉज की सूरत में, कभी अकाउंटेबिलिटी एक्ट की सूरत में, कभी नैब ऑर्डिनेंस की सूरत में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। आप लोगों को अभी भी ये डर खौफ है कि इलेक्शंस के नजदीक हुकूमत इस तरह के मजीद कोई काम कर सकती है, जैसा कि शेख रशीद साहब ये कह चुके हैं कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े नाम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि आपकी शायद नजरों से ये खबर गुजरी हो कि गुज़िश्ता 15 दिन पहले नैब में एक कुलीदी अपॉइंटमेंट की गई डीजी नैब की ग्रेड 21 में, जो कि वो जो डेली वेजर या एक तरह के स्टॉप गैप अरेंजमेंट के चेयरमैन साहब उन्होंने की, और उसके लिए उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि बज़ाहिर इंडिपेंडेंट नैब अथॉरिटी या ब्यूरो के मामलात में दखल नहीं देते, उनसे रूल्स रिलैक्स करवा के की। अच्छा। और उसके बाबत रेट भी की, रेट हुई लाहौर हाई कोर्ट में कि जी ये डीजी नैब जो कि चेयरमैन के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बगैर अखबार इश्तिहार के, बगैर इंटरव्यू के, बगैर प्रोसेस फॉलो किए अपॉइंट किया गया, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने 2-3 रोज पहले नोटिस जारी किए और जवाब तलब किया। आज 19 तारीख को जमील अहमद साहब को डीजी पंजाब मुतय्यन कर दिया गया, डीजी लाहौर लगा दिया गया है, जहां पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव केसेस हैं। तो देखिए ये चीजें, ये जो मैं कहता हूँ ना परसेप्शन की बात होती है, तो ये वो मामलात हैं जिनकी वजह से इस परसेप्शन को तकवीत मिलती है कि नैब हुकूमत की बी टीम बनी हुई है, हुकूमत जो चाहती है उनसे करवाते हैं, और नैब ने पिछले 3-4 साल में सिर्फ ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया है। किसी हुकूमत मामले में जहाँ पे उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके MNAs MPs हैं, दर्जनों इंक्वायरीज हैं जो कि सख्त खानों में रखी गई, तो क्यों ना लोग ये बात करें, उंगलियां तो उठेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आजम रजीद टाड़ा साहब। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटी सी वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मान ही लिया कि IMF के पास जाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बढ़ती है तो डॉलर्स की कमी हो जाती है, और डॉलर्स की कमी के बायस IMF के पास जाना पड़ता है। क्या कहा आज प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा देखिए। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। हमारे सारा मसला ही आता ये, जैसे हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। नाजरीन, IMF के पास जाने की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अनोखी मंतक बताई। पहले तो कहा जाता था कि पहली हुकूमतों के कर्ज उतारने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है, और अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि डॉलर्स की कमी होने के बायस IMF जाना पड़ता है। कर्ज उतारना हो या डॉलर्स के रिजर्व बढ़ाने हो, IMF के पास जाना हमारी मजबूरी बन चुका है, और IMF एक ऐसी नुकेल है कि जो हमारी नाक से निकालने पर निकल ही नहीं रही। यही वजह है
कि हमारा जो सिस्टम है ये IMF के हाथों गिरवी हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कितने टैक्सेस लगाने हैं ये हमें IMF बताएगा, कितनी सब्सिडी देनी है और कितनी ख़त्म करनी है ये भी हमें IMF ही बताएगा, पेट्रोल कितना महंगा करना है IMF बताएगा, बिजली और गैस के निर्ख कितने बढ़ाने हैं IMF बताएगा, किन किन सरकारी इदारों को प्राइवेट करना है IMF बताएगा, स्टेट बैंक समेत किन इदारों को खुद मुख्तारी देनी है ये भी IMF बताएगा, मालियाती इदारों ने किन कवायद के तहत काम करना है, जी हाँ ये भी IMF ही बताएगा, पार्लियामेंट और सेनेट से कौन से कवानीन बनवाने हैं, क्या करें ये भी IMF ही बताता है, हेल्थ, एजुकेशन, ज़राअत और कंस्ट्रक्शन, किस इंडस्ट्री को कितना बजट देना है ये भी IMF बताता है, गर्ज ये कि मुल्की निज़ाम कैसे चलाना है, कौन से इस्लाहात लानी है, कौन से काम करने हैं, जी हाँ सब कुछ IMF ही तो बताता है, क्योंकि $1 अरब की किस्त का सवाल है। ये $1 अरब की किस्त लेने के लिए हमें IMF की ऐसी शराइत मानना पड़ रही हैं जो शायद काबिल कबूल नहीं हैं। अब ये शराइत मानने के लिए हुकूमत के लिए जो मिनी बजट है ये लाना नागुज़ीर हो चुका है, मगर ये मिनी बजट पार्लियामेंट से पास होने के चांसेस कम हैं, लिहाजा आसान हल ऑर्डिनेंस है कि मिनी बजट को ऑर्डिनेंस के ज़रिए पास कर लिया जाए, मगर ऑर्डिनेंस का मिनी बजट IMF को मंजूर नहीं तो फिर क्या होगा। अब IMF से मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू होना है और डेडलाइन है 12 जनवरी 2022। हुकूमत और IMF के नुमाइंदगान $1 अरब की किस्त रिलीज़ करने या ना करने की खींचातानी में लगेंगे। इस रेस में जीत किसकी होगी, IMF या तहरीक इंसाफ हुकूमत की? क्या हुकूमत पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि मुज़ाकरात में कुछ माने और कुछ ना माने? इसी मौजू पर मैं बात करती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो बात की थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। उन्होंने कहा कि बरामदात को बढ़ाने के लिए दरामदात करना पड़ती हैं, फिर ट्रेड डेफिसिट आपको पता है जो हमारा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए ज़ाहिर है हमें तो ये समझ में आता है कि अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो इंपोर्ट अपनी कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ये मंतक देते हैं कि हमारी इसी वजह से तो हमारे पास डॉलर्स की कमी जो है ना वो होना शुरू हो जाती है, फिर करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हम IMF के पास जाना पड़ता है। मतलब कि 3 चीज़ों को जोड़कर बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। अगर तो ये उनकी मंतक ठीक है तो हमें भी समझा दीजिए कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब शायद इस बात पे इशारा कर रहे हैं कि हमारे जो बरामदात हैं, खास तौर पे जो टेक्सटाइल के जो हमारे एक्सपोर्ट हैं, वो मुनस्सिर इस बात पे है कि हम बाहर से बहुत से इनपुट्स दरामदात करते हैं। अब आपका एक्सपोर्ट अगर फर्ज कीजिए कि $15 अरब तक पहुंच जाए टेक्सटाइल्स की, तो कम से कम $4 अरब तक के आपको इनपुट्स बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। सबसे नुमाया इसमें जो एग्जांपल है वो कपास है। तकरीबन आधी रिक्वायरमेंट आपकी कपास की आप बाहर से मंगवा रहे हैं आजकल। तो शायद ये कह रहे हैं कि दरामदात इसलिए भी बढ़ते हैं कि जब आप बरामदात बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इनपुट्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, जिसके नतीजे में असर पड़ता है। मगर यकीनन इनपुट्स तो आउटपुट से कम होंगे, तो अगर बरामदात बढ़ेंगे, दरामदात बढ़ता है, इसकी एक वजह यह भी है कि जो फूड आइटम्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि पिछले साल चीनी भी इंपोर्ट की, गंदम भी इंपोर्ट की, कपास भी मंगवानी पड़ी, इस वजह से भी तो दरामदात का बिल बढ़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा ज़री शोबे में पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद आप देखिए कि 3 आइटम्स में हम डेफिसिट में चले गए। एक वक्त ऐसा था इस सेंचुरी के आगाज में जब पाकिस्तान तकरीबन एक एक्सपोर्टर बन चुका था कॉटन का, और हम वीट में सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। कपास में काफी हद तक 14 मिलियन बेल तक हम लेके चले गए थे, और पिछले साल से 7 मिलियन बेल कर पाए आप। चीनी का जो सिलसिला है वो भी नया है, और
हैरत की बात है कि जबकि आपका जो काश्त है वो ज्यादा कपास से हटके इस वक्त गन्ने की तरफ चले गया है, उसके बावजूद क्यों हम शुगर में तो डॉक्टर साहब आपके ख्याल इंपोर्ट को कम कैसे किया जा सकता है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके? क्या इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ मखसूस फूड आइटम्स को की जो इंपोर्ट है उसको रोकना होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये हम नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें आप ये देखिए कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो आम कंजम्पशन में इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले तो आप देखें जो पाम ऑयल हम मंगवाते हैं उससे वेजिटेबल घी बनता है। दूसरी तरफ हम दाल मंगवाते हैं, उससे यकीनन डाइट में काफी फर्क पड़ता है। और तीसरी तरफ हम चाय मंगवाते हैं। ये 3-4 चीजें हम पिछले बहुत अरसे से मंगवाते रहे हैं। ये नए आइटम्स है वो है गंदम, आपका कपास और फिर चीनी। अब आपको अगर इंपोर्ट कम करना है, दरामदात कम करना है, तो आपको नॉन एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट कम करना अब आपको जरूरी हो गया है। सही। तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर के नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स आपके हैं, जिसमें जो नुमाया हैं, एक तो बड़ी गाड़ियां, दूसरी तरफ आप एग्जॉटिक किस्म के खाने पीने की चीजें, तीसरी तरफ कीमती फोन, चौथी तरफ बहुत से और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीविजन्स, फ्रिज वगैरह ऐसे आइटम्स। अब वक्त है कि ये आइटम्स सारे वक्ती तौर पर या तो आपको सख्त कोटा लगाना पड़ेगा या आपको इस सख्त कंट्रोल्स लाने पड़ेंगे, इसलिए कि आपका तिजारती खसारा बिल्कुल सर अगर सिर्फ जुलाई से दिसंबर तक देखें तो जो हमारी सिर्फ इंपोर्ट रही है ये 29.9 बिलियन डॉलर और नवंबर में हमारा जो करंट अकाउंट खसारा ये भी 1.91 बिलियन डॉलर बढ़ा है सर। बिल्कुल, देखिए हद से ज्यादा मुश्किलात में आप जा रहे हैं और स्टेट बैंक खुद ये कह रहा है कि पाकिस्तान को तिजारती खसारा बढ़ने की वजह से और हमें जो बाहर से हमने कर्जे लिए हैं उनकी वापसी के लिए ये 2 चीजें मिला लें तो पाकिस्तान को तारीख का सबसे बुलंद रिक्वायरमेंट है फॉरेन एक्सचेंज की बाहर से 26 अरब डॉलर। 26 अरब डॉलर, इतना बड़ा अमाउंट तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो फिर इंपोर्ट कम हो जाएंगी तो आपके जो डॉलर की कमी से खसारा बढ़ता है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा, ये भी एक हकीकत है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और वक्त आ गया है, अब सिर्फ बातों पर महदूद नहीं रखें, आपको अब एक्शन की तरफ जाना है। हमारा तो ख्याल ये था कि मिनी बजट जो ला रहे हैं हुकूमत उसमें ज्यादा फोकस इस पे होगा कि हम इंपोर्ट्स दरामदात को किस तरह कंट्रोल करें, किस तरह के ड्यूटीज लगाएं, इंपोर्ट टैरिफ्स में क्या इजाफा करें, मगर लग ये रहा है कि ये तो पीछे हैं इसके कि हम जो खाने पीने की चीजें हैं और मुख्तलिफ चीजें जो एग्जेम्प्ट है उन पे सेल्स टैक्स सब्सिडी लगाने की तरफ हुकूमत जा रही है। हुकूमत तो डॉक्टर साहब मिनी बजट बार बार मौखर कर रही है। अभी आपको पता है हाल ही में केपीके में जो इलेक्शंस हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, इस मरले पहले मरले के जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हारी है, लोगों को ये शिकायती महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के रोजमर्रा के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। अब 12 जनवरी को हमें IMF के पास हम लोगों को जाना है, 1 अरब डॉलर की किस्त मिलनी है, उससे पहले जो प्रायर एक्शंस हैं वो हमें पूरे करने हैं। जाहिर है मिनी बजट हमें लेके आना है। मिनी बजट अगर हम लेके आएंगे उसमें आप टैक्सेस लगाएंगे, महंगाई का एक तूफान आएगा, फिर उस महंगाई के तूफान के बाद जब आप इलेक्शन के दूसरे मरहले में जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। इसका मतलब हुकूमत तो बीच में फंस के रह गई है। एक तरफ आपके इलेक्शंस है केपीके में, दूसरा मरहला वो है, फिर पंजाब में भी होने हैं लेकिन उससे ज्यादा जरूरी 1 अरब डॉलर की किस्त है। तो हुकूमत करे तो क्या करे? जी इस वक्त मुश्किलात बढ़ चुके हैं और हुकूमत के पास यकीनन ये डिसीजन लेना है। देखिए जो प्रायर एक्शंस IMF के साथ तय किए गए हैं वो सिर्फ ये सेल्स टैक्स के एग्जेम्पशंस को हटाने का नहीं है, आपको अगले साल के आगाज में बिजली के निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। आपको हर महीने पेट्रोलियम लेवी को 4 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा।
आपको सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आपने खत्म कर दिए थे, उनको वापस लाना पड़ेगा। मैं अगले 5 मिनट चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ, बेहतर है। मगर बेशुमार प्रायर एक्शंस हैं जो आपको करने हैं और अभी तक उसमें काफी हमने कोई खास इजाफा या तरक्की की तरफ रुझान नहीं। डॉक्टर साहब, अगर प्रायर एक्शन 12 जनवरी से पहले पूरे नहीं होते तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि $1 अरब की जो किस्त है पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके इम्पैक्ट क्या होगा इसका। जी बिल्कुल, बात यह कि सिर्फ IMF से $1 अरब की अहमियत नहीं होती। होता ये कि जब IMF का प्रोग्राम नहीं होता है और या रुक जाता है या सस्पेंड हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो सारे आपके मल्टीलैटरल इदारे हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, इस्लामिक बैंक वगैरह वगैरह, वो आपको लोन्स देना बंद कर देते हैं। तो इसके नतीजे में 5 से 6 अरब डॉलर का सिलसिला रुक जाता है। तो IMF का अपना सपोर्ट, अलबत्ता IMF ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया, 2.8 अरब डॉलर के हमें SDRs दिए माशाल्लाह। दूसरी तरफ कोविड के बाद फौरन बाद पिछले साल आपको याद होगा 1.4 अरब डॉलर भी दिया है। मगर असल ये IMF प्रोग्राम के होने के फायदा जो होता है वो ये कि बाहर से जो आपको पैसे बोरो करने हैं, डॉक्टर साहब अगर $1 अरब किस्त भी नहीं मिलती और दूसरे आलमी इदारे भी पाकिस्तान को हेल्प आउट नहीं करते तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, अदायगियों का तवाज़ुन, इसको बरकरार रखना कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल। मैंने आपको इस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले किया था कि 26 अरब डॉलर स्टेट बैंक खुद कह रहा है कि हमें जरूरत है बाहर से, या तो इन्वेस्टमेंट हो जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 अरब डॉलर हो सकता है, और बाकी 24 अरब डॉलर लोन्स के जरिए आपको लाने हैं। अगर लोन्स का सिलसिला रुक गया तो जिस तरह 2017-18 में जब डेफिसिट बहुत बढ़ गया था हमारा खसारा, तो रिजर्व्स में वाज़े तौर पर कमी आई थी, और जब नई हुकूमत आई थी तो रिजर्व्स तकरीबन सिर्फ 7 या 8 अरब डॉलर रह गए थे। तो खुदा न खास्ता ऐसा होने का खतरा जरूर इस वक्त मौजूद है, और हुकूमत को बड़े सोच समझ के आगे बढ़ना है, इसलिए कि हमारे तवाज़ुन अदायगी की, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में सस्टेनेबिलिटी, बहुत मुश्किल और IMF के सिवा हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, राइट सर? जी ऑप्शंस तो थे मगर हमने रन आउट हो गए आहिस्ता आहिस्ता। बहुत से मुल्कों ने हमारा साथ दिया, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरेबिया ने पिछले दिनों 3 अरब डॉलर, चाइना ने बहुत से डिपॉजिट, स्वैप फंड्स वगैरह सपोर्ट दिए हैं। बट देखिए सब, अब सऊदी अरेबिया ने जिस अंदाज में हमें दिया है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनको कुछ खतरा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान वापस करेगा या नहीं। तो इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस जिसे कहते हैं ना बैंकिंग में, वो कुछ कम हो गई है, और इसलिए मुश्किलात आते रहेंगे, बाहर से पैसे मंगवाने मुश्किलात बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।